हाँ जी, अमनप्रीत, अगर मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक आ रहे हैं मेरे को कमेंट करो। ठीक है जी, चलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हम स्टूडेंट्स जो टॉपिक कर रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जैसे मैंने कल भी बताया, कल भी हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स में जिन स्टूडेंट्स की कॉमर्स बैकग्राउंड है या जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है प्लस 10th के बाद, उनके लिए इजी रह जाता है। और जनरली दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स चाहे साइंस लिया, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स लिया है, कोई और सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने सिर्फ 9th और 10th में कुछ चैप्टर इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े। तो इसलिए जब इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको अगर लर्न करना है तो हम इसकी डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस के थ्रू चलेंगे, उसके बाद हमें ये इजी लगने लग जाता है। कल हमने कुछ इसकी टर्म्स पढ़ी, इलास्टिसिटी तक कल किया। आज हम आगे करते हैं। जैसे एक टर्म है इसमें, इमर्जिंग मार्केट। तो मार्केट तो हमें पता है, बाजार। बाजार या मार्केट का मतलब है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की सेल होती है और बाइंग होती है। तो आप कहोगे कि ये मार्केट है, जैसे यहाँ पे अगर बाहर जाएं तो मार्केट है, तो क्या वही मार्केट है? नहीं, आजकल डिजिटल मार्केट भी है, क्योंकि ऑनलाइन सेल और गुड्स की सेल, सर्विसेज की सेल, और गुड्स और सर्विसेज को बाय किया जाता है, तो वो भी मार्केट है। तो डिजिटल जो आजकल हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो वो इसी के अंडर आ जाती है। अब जो नेशंस जिसमें सोशल और बिजनेस एक्टिविटीज रैपिड ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हो, मतलब कोई ऐसा कंट्री जिसमें रैपिड ग्रोथ हो, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो, वो जो है उसको हम इमर्जिंग मार्केट कहा जा सकता है, उसको ही कहते हैं। जैसे इसमें इंडिया को आप या ब्राजील को ये इमर्जिंग मार्केट कहोगे। जो इमर्जिंग मार्केट है उसकी जो हाईलाइट ये होती है कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग गई है, इसका मतलब है कि उस मार्केट को और डेवलप किया जा सकता है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें एक पोटेंशियल देखते हैं कि यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से कुछ हमको मिलेगा। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये एम्प्लॉयमेंट रेट नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, रोजगार दर। तो इसमें कार्यबल का प्रतिशत जो रोजगार में है, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स या कार्य बल कहेंगे। लेबर फोर्स जो मतलब अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, जो 100 पीपल जो लेबर कर सकते हैं, मतलब उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। अगर 100 में से 70 को काम मिला है, दैट मीन्स हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 70% होगी। तो अब इसमें भी 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इंक्रीज हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव लिए जिससे ये इंक्रीज हुआ है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर किसी जगह पे किसी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है
तो जनरली वहाँ पे लोग ज़्यादा माइग्रेट होके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार मिलता है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं जिससे वो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है। और अगर आजकल आप इनको सुनते होंगे, न्यूज़ को सुनते होंगे, आजकल इलेक्शन का टाइम है, हर पार्टी जो है ये वो वायदा करती है कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब है कि वो इस तरह की पॉलिसी लेके आएगी, इस तरह की स्ट्रेटजीज और स्कीम्स लेके आएगी कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब कल भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, इक्विटी। इक्विटी, ये अगर आपको ऐसा लगे ना कोई वर्ड कोई समझ नहीं आ रहा, जैसे जैसे जो 120-130 के करीब से डेफिनेशंस हैं, आप जैसे करोगे तो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी कवर की गई हैं। तो इक्विटी जो होता है कि आप शेयर मार्केट की जब बात करते हो तो शेयर मार्केट क्या है, पहले इसको समझ लें हम, शेयर मार्केट क्या है। आपने एक कंपनी बनाई, कंपनी में आपको मान लीजिए 1 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आप करते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से आपके पास सिर्फ 50 लाख ही थे जो आपने अरेंज किए, और 50 लाख आपने क्या किया, 50 लाख के लिए आपने उसके शेयर्स में बना दिए। तो आपने 1000 के शेयर बनाए, तो 1000 का एक शेयर है, तो आपके 5000 शेयर आपने मार्केट में लॉन्च किए जिसकी कीमत है 1000 रुपया। तो वो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय ए कंपनी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, इक्वल। तो आप उस शेयर होल्डर को, जब आपको प्रॉफिट होगा तो उस शेयर होल्डर को उसके शेयर के मुताबिक आप उसको प्रॉफिट का शेयर कर दोगे। सो इक्विटी मार्केट जो है, ये कहते हैं 23-24 में अच्छी चली है। कंपनीज ने न्यू शेयर्स रेज की, इशू की हैं, सो दैट कि वो कैपिटल अपने एक्सपेंशन के लिए रेज कर सके। अब सिंपल सी बात है कि बिना कैपिटल के आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और आजकल कोई इंडिविजुअल ऐसे बिजनेस नहीं रह गए कि आप अकेले ही चला लोगे, आपको शेयरिंग की जरूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। ये वर्ड जब आप बजट पढ़ते हो तो बजट में ये टर्म यूज होती है, फिस्कल पॉलिसी। इसको राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोष तो समझते हो ना, राजकोष होता है जिसमें आपका धन पड़ा है, मतलब सरकारी धन, जहाँ पे सरकारी कोष है, सरकारी खजाना, पंजाबी में कह देंगे खजाना, राज खजाना या सरकारी खजाना। तो इसकी है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ रेवेन्यू कलेक्शन करती है, कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो उससे उस खजाना भरता है, और फिर उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर करती है, चाहे वो सोशल इश्यूज पे हो या किसी और इश्यूज पे हो। तो वो रेवेन्यू से जो जनरेट हुआ, कलेक्ट हुआ, उसको एक्सपेंडिचर भी करती है। अब इस पे कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। दैट पॉलिसी इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि उस पॉलिसी से उस कंट्री की इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है। आप टैक्स ज़्यादा लगा दोगे तो भी चलेगा नहीं, टैक्स नहीं लगाओगे तो आपका खजाना खाली है, आप एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना, आपको एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको सड़कें बना के देनी पड़ेंगी लोगों को, आपको डैम बना के देने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, आपको टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, सो दैट कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है उसको भी लगे कि यहाँ पे अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो हमारे पास कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का साधन है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या रही है, वो लोगों से ही पैसा ले रही है और लोगों के लिए ही काम कर रही है, और इसी बीच में वो बिजनेस को बढ़ा रही है। तो दैट इज, उसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, दैट इज फिजिकल पॉलिसी, उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं।
तो इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट एफडीआई। ये एफडीआई मनमोहन सिंह जब गवर्नमेंट थी ना, तो उस वक्त के ये इश्यूज उठे थे कि एफडीआई लेके आनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी एफडीआई को प्रमोट किया। एफडीआई क्या है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी दूसरी कंपनी, दूसरी कंट्री की कंपनी को या कंट्री को कहते हो कि भाई आप हमारे कंट्री में आके एक कुछ इन्वेस्टमेंट करो, जिसको आप कहोगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप सीधा तो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इनटू अनदर कंट्री। तो बाहर की जो कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक। तो डायरेक्ट इन्वेस्ट का मतलब वो डायरेक्ट पैसा लगाएगी इंडियन कंपनीज में। तो इंडिया ने इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत एफडीआई को कलेक्ट किया। जैसे एप्पल का जो एक प्लांट लगना है इंडिया में, वो टाटा के साथ कोलैबोरेट होकर लगेगा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब फ्री मार्केट की बात करते हैं, फ्री मुक्त बाजार। फ्री मार्केट से नाम से ही पता लगता है कि भाई इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कोई नहीं है। तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको आर्थिक प्रणाली कह सकते हो, इकोनॉमिक, जिसमें प्राइसेस जो हैं वो कैसे डिटरमिन होते हैं, वो डिटरमिन होते हैं कंपटीशन से, अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन बिटवीन प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। मतलब एक ऐसी मार्केट जिसमें गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो सारे बिजनेस जितने भी हो गए प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस हो गए। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जो उस कंट्री के बिजनेसमैन के लिए अच्छी है, पर बाहर से लोग उसमें इन्वेस्ट लगाएंगे, आएंगे, तो उनको टैक्स लगा दिया जाता है, सो दैट वो नहीं आए। अगर उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो उनका जो प्रोडक्ट है महंगा हो जाएगा, महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? ओके, तो उसको आप फ्री मार्केट नहीं कह सकते। फ्री मार्केट का मतलब है आपने मार्केट को एज इट इज छोड़ दिया है और उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन है, जितना मर्जी आप कंपटीशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई भी कंपनी जैसे है, जैसे जियो आई थी, जब नई नई जियो आई थी तो उन्होंने पहले मुफ्त में दिया ना सारा कुछ, सिम तक मुफ्त में आ जाता था, ठीक है। जब सिम ले लिया तो आपको डाटा मुफ्त में आ गया 1 साल बाद, और उसके बाद जब लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्राइस बढ़ा के अपना जो सारा पैसा था वो रिकवर कर लिया। ओके, तो जब ये ओपन कंपटीशन है कि आपने एक स्ट्रेटेजी से किया, दूसरी कंपनीज भी कर सकते हैं, पर अगर कोई गवर्नमेंट ही दखल अंदाजी करे कि मान लो वो कहे कि जियो के फेवर में नहीं करना है, तो वो फ्री मार्केट नहीं हुई। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली कैसे थी? तो क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट ने उसको ऑथोराइज किया था कि सिर्फ वही इंडिया में या एशिया में, ईस्ट एशिया में जाके व्यापार कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। तो वहां पे गवर्नमेंट की दखल अंदाजी होगी ना, तो वो अकेली आई, ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं आई। तो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज होनी चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट या प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो नियामक बाधाएं, कंस्ट्रेंट होता है बाधा, रुकावट, और रेगुलेटरी मतलब नियम, भी वो हटा दिए जाए, अपने आप मार्केट चले। अब आप इसको ये चलो डेफिनेशन है, पर हम कुछ पॉइंट भी साथ के साथ डिस्कस करते चले जाते हैं। जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यूएसए, और जो आप कहोगे कि सोशलिस्ट होते हैं, जैसे चाइना है सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट, पहले रशिया सोशलिस्ट था, ठीक है।
सोशलिस्ट में समाज को देखा जाता है और बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि मार्केट जो है वो उसमें रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स ना हो। बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को खा जाता है। बड़ी बाजार में क्या है, बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को निगल जाती है। ये प्रकृति का नियम है। समझ लगे, नियम है बड़ी मछली बाजार में। तो इसलिए वहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं उनका हमेशा ये होता है कि भाई हमको हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट कम से कम हो, तो वो यूएसए की तरह हो जाएगा। पर जब सोशलिस्ट हैं वो नियम बनाते हैं कि जिसमें कंट्रोल्ड वे में चला जाए, कि आटा दाल इस तरह से हो कि उसको मतलब लोगों को मिले, जो जरूरत की चीजें वो मिल सके। पर कहीं ना कहीं जब यूएसए की बात आती है तो इसको भी, तो इस वर्ल्ड में और कंपनीज हैं जो इसको क्या करती हैं, कंपटीशन देती हैं, जो यूएसए के पैरेलल हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, या जापानीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं जो यूएसए को कंपटीशन देती हैं। वहां पे यूएसए ऐसी पॉलिसी बनाता है कि जो उसके बिजनेस के लिए, उनकी बिजनेस कंपनीज के, यूएसए की बिजनेस कंपनीज के लिए ठीक हों। तो इसलिए फ्री मार्केट तो कहीं पे भी नहीं है, पर फ्री मार्केट हमेशा ये चाहती है कि हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स ना हो। फिर आ गया फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट एक नई टर्म है जी, इसको आप ध्यान से समझो। फ्रिंज बेनिफिट होते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट, मतलब आपको सैलरी मिल रही है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, पर उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दी, आपको एक रिटायरमेंट प्लान भी दे दिया। क्यों देती हैं? क्योंकि अच्छे लोग, जो टैलेंटेड लोग उस कंपनी में हैं, उसको टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ओके, तो इनको याद रखना। इनको परिधीय परिधीय लाभ कहा जाता है। स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजनाएं, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट बात आती है पूर्ण रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस टर्म को समझे, क्या है पूर्ण एम्प्लॉयमेंट। अब इसको आगे पढ़ेंगे भी, या अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे एक टॉपिक है, उसको हम थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। और अभी डेफिनेशन लेवल पे आप ऐसा समझो कि एक गांव है, गांव की अगर, छोटे गांव की अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या चलो कंट्री की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें अगर आप कहोगे कि 14 ईयर से छोटे आदमी को, मतलब बच्चे को क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। वो बच्चा है, उसने पढ़ना है, बल्कि वो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पढ़ाए और उसको खाने को भी दे, और उसके पेरेंट्स, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ड्यूटीज में डाल दी है कि इसको ड्यूटी है। चलो, अब 65 साल से ऊपर का आदमी क्या कर सकता है? तो 65 साल से ऊपर का आदमी भी काम नहीं कर सकता, उसको भी तो रिटायरमेंट दे दी है। 65 साल के जज हैं जनरली 62 तक, हाई कोर्ट का जज 62 तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 65 तक चला गया है। रिटायरमेंट हो गई अब उनकी। अब क्या उनसे कहोगे कि आप काम करो? वो एम्प्लॉयमेंट एज से बाहर चले गए। उनके बिटवीन आप ये लगा लो कि 18 साल से लेके 65 साल तक की उम्र तक के जितने लोग हैं, उस कैटेगरी में जितने लोग काम करना चाहते हैं विलिंग, उनको क्या सारों को काम मिला है? अगर सारों को काम मिल जाए तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। मान लीजिए हमारे कंट्री में हो सकता है, जैसे हम कहें कि 40 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 40 करोड़ में अगर 40 करोड़ हैं तो 40 करोड़ को मिल गई नहीं ना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना हर गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है। तो इसके लिए जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। अब जनरली एक ना टर्म, ये आप लोग जो है अभी कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो? आप जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसके लिए। गवर्नमेंट जॉब में जहाँ तक
क्यों जा रहा है कि आजकल उसको जहाँ बात आती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सिक्योर है, उसको चाहे कोरोना हो जाए चाहे कुछ हो जाए उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सैलरी आ जाएगी, इसलिए लोग उस पर जाते हैं। क्या सारे लोग एम्प्लॉयमेंट पे, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे ही डिपेंडेंट है? नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई ही नहीं करते, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए उनकी विलिंगनेस ही नहीं है, वो कुछ अपना काम करना चाहते हैं। क्या उनको उनकी उनका मतलब कुछ नुकसान हो गया है? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता, हर एक के प्लस एंड माइनस होते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, जब आपको तहसीलदार की पोस्ट मिली, आप बहुत अच्छा आपको लगा कि अचीव किया है, तहसीलदार अचीवमेंट किया है, ठीक है, पर आपकी क्या वहां पे लिमिटेशन खत्म होगी कि अब तमन्ना खत्म हो गई है? नहीं, आपकी तमन्ना खत्म नहीं। फिर आप देखते हो, फिर तहसीलदार बात करता है, यार ये प्राइवेट जॉब वाले हैं, जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं, ये लाला जी इनके पास बड़ा पैसा है, ये खेती वालों के पास बड़ा पैसा है, उनको दूसरे और नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो दूर दूर का धोल सुहावना, मतलब दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, वो लगने लग जाता है। सेटिस्फेक्शन तो वहां भी नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले कहते हैं कि ये जी अच्छा जी, इनको तो तनख्वाह मिलती है, ये तो काम नहीं करते, फिर भी कर मिल जाती है, ठीक है, बिजनेस वाले अपने हैं। पर आप ऐसा नहीं है, आपको जो सूट करता है, जो आपकी नेचर को सूट कर रहा है, वैसे ही आपको अगर काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, तब आपको सेटिस्फेक्शन आती है और उसमें ही आप ग्रो करते हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमने समझना था। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोग घर में काम करने लायक हैं, घर की बात करते हैं, छोटे बच्चे को छोड़ दो, आप पढ़ने वाले बच्चे को छोड़ दो, बाकी क्या सारे एम्प्लॉयड हैं, मम्मी भी एम्प्लॉयड है, पापा भी एम्प्लॉयड है, बड़ा भाई भी एम्प्लॉयड है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। अब एक बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। इसको भी आप समझो, ये टर्म्स ना बहुत, अगर आप इसको बार बार एक दो बार तीन बार पढ़ लिया ना, आपकी टर्मिनोलॉजी में ये आ जाएगी, आपको समझ आने लग जाएगा। जब कभी पॉलिटिकली बातें होती हैं या वैसे भी होती हैं, अगर आप देखोगे ना, अपने जो सीतारमन, कि कौन है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर को जब क्वेश्चन होते हैं तो उनको इकोनॉमिस्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग करते हैं, तो वो बड़ी ऐसी टिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आपको सीतारमन को उनको समझना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अगर उनकी बैकग्राउंड इस इकोनॉमी से ना हो तो वो कर नहीं सकती, ठीक है, बैकग्राउंड। तो ये कैसे है, इसको समझो आप। जीडीपी क्या है कि एक तो गुड्स हैं, गुड्स गुड्स बनाई जाती हैं किसी मतलब कंट्री में, कितनी चीजें बनाई गई, मशीनरी बनाई गई, टूथपेस्ट बनाया गया, जो जो भी बिस्कुट्स बनाए गए, खाने को चीजें बनाई गई, जो प्रोड्यूस की गई हैं, अनाज प्रोड्यूस किया गया है, सारा कुछ है। और फिर सर्विसेज प्रोड्यूस दी गई हैं, डॉक्टर्स ने दी, टीचर्स ने दी, ये पुलिस मैन है इन्होंने दी, जो सर्विस में है सारे उन्होंने दी, बैंकिंग सर्विस वालों ने सर्विस दी। तो उनकी तो पेमेंट है ना, कि एक आदमी ने एक मंथ सर्विस दिया तो उसको इतनी पेमेंट है, उसकी पेमेंट है, उस सारे को जोड़ लो एक साल के लिए, तो वो जीडीपी बन गई, ठीक है। आप इसको घर पे सोचो, आपके घर पे क्या है, घर पे है कि पापा जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए मैं वैसे लगा देता हूँ, पापा को 50,000 सैलरी आ रही है, मम्मा जॉब कर रहे हैं, मम्मी को 50,000 सैलरी आ रही है, ब्रदर जॉब कर रहा है कोई एक, आप भी जॉब कर रहे हो, आप भी जॉब, तो घर के चार लोग हैं जॉब कर रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने कितना बना लिया है, 2 लाख रुपीज, उनकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 लाख, खर्चे खुर्चे नहीं, कमाया जो उन्होंने कमाया है, जिसका काम किया उन्होंने। फिर आपने कुछ ऐसे ले लो कि किराए पे मकान दे रखा था, उसमें भी से भी कुछ रेंट आया, ये आया वो आया, वो सारे का सारा ऐड होता है। तो ये इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने लोग ज्यादा काम करेंगे उतना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक एफ आई वाई लिखा होता है, एफ वाई हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 20, 23, 24,
23-24 ये FY लिखा होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये होता है फिजिकल ईयर। जो फिजिकल ईयर 23-24 में जो 7.1% की जीडीपी ग्रो हुई है, तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर में क्यों हुई है, प्रोडक्ट में तो नहीं, पर गुड्स प्रोडक्शन में तो नहीं, पर सर्विस सेक्टर में ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई है, जिससे इसमें जीडीपी में ग्रोथ आई। ठीक, जितने पहले कमाए जा रहे थे, अगर पिछले साल 100 रुपीज जीडीपी थी, तो इस साल 107.1% हो गई है। इतने, इसको इस तरह से समझो। नेक्स्ट आता है जी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये ग्लोबलाइजेशन की बात क्या है? आज की डेट में आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में बैठा है, आप उससे अमेरिका में बात कर सकते हो। ठीक है, कोई डील है अमेरिकन कंपनी से, आप ऑनलाइन उनके साथ डील कर सकते हो, आप उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ है। तो वो वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारा जो है ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबली हम एक विलेज की तरह हैं, छोटा गांव। पुराने टाइम में क्या होता था कि एक गांव जो है, या एक शहर भी है, वो कट ऑफ है, वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वहां पे और कैसे होगा। पहले लद्दाख जो था, लद्दाख एक कट ऑफ था, जो हिमाचल में ऊपर किन्नौर की तरफ जाओगे और लेह लद्दाख, जहाँ उससे नीचे भी चंबा के ऊपर जाओगे, तो वहां पे कुछ गांव ऐसे जो कट ऑफ थे, दुनिया से ही कट ऑफ थे, मतलब मिनिमम इंटरेक्शन के साथ थे। तो वहां पे उनकी जो परंपराएं चलती आ रही वो ही चल रही थी, नया कोई चीज नहीं आ रहा था। धीरे धीरे एजुकेशन, गवर्नमेंट ने स्कूल प्रोवाइड किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, और तो वो थोड़ा सा उनको दुनिया का के साथ लिंक बढ़ा। ठीक है, और जब फिर अब क्या हो गया है कि अब तो ऐसा लिंक बढ़ा है कि आप जो है कन्याकुमारी से लेके इंडिया में कहीं पे भी आ सकते हो, जा सकते हो, कोई वीजा की जरूरत तो नहीं है ना। और फ्लाइट है, 2 घंटे में आप बॉम्बे से चंडीगढ़ आ सकते हो, 2 घंटे में। और अगर आपको वैसे ट्रेन में जाना हो, तो चंडीगढ़ से अमृतसर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, इसमें 4 घंटे 5 घंटे इसमें लगते हैं, 2 घंटे में आप बॉम्बे तक जा सकते हो। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, ये सारा बढ़ा। ये तो आपको सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, पर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं जा सकते हो। तो अब जब इकोनॉमी की बात है, तो हम तो बिजनेस या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो एक प्रोसेस है जिसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। डिवेल्प इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस्ड। अब जब ये बात आती है ना, ये जनरली एक आम आदमी की धारणा ये है कि सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया। सरकार का एक रोल होता है, रोल होता है उसका। ऐसा नहीं है कि सरकार सब्सिडी भी दे सकती है और टैक्स भी लगा सकती है, ये दोनों काम गवर्नमेंट करती है। पर अब पेट्रोल महंगा तो होगा होगा तो कैसे, उसमें इंटरनेशनल मार्केट उसका एक फैक्टर बनती है, इंटरनेशनल। अब आप जब ब्लेम करोगे ना किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब मार्केट पे ब्लेम करोगे, तब आप इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। मार्केट इटसेल्फ एक फैक्टर है, मार्केट भी एक फैक्टर है, ग्लोबलाइजेशन भी एक फैक्टर है कि इंटरनेशनल स्केल पे जब आप ऑपरेट करना, मतलब काम करना शुरू करते हो, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में 1990 से जब कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब उस वक्त वित्त मंत्री अपने मनमोहन सिंह हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके टाइम से ही ग्लोबलाइजेशन का स्टेप शुरू हो गया, इनिशिएशन शुरू हो गया था। उससे पहले अगर आप देखोगे, क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं था? नहीं, ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं था। इंडिया में जो आप ये पाओगे कि आज 1980s में आप अगर सोचोगे जाके, तो अगर आपने देखे नहीं होंगे कई घरों में पुराने टीवी को देखा है, पड़ा है। आजकल तो फ्लैट स्क्रीन टीवी आ गए हैं, वो न्यू है, मतलब वो भी आए हुए काफी चिर हो गया है, लगभग 10-12 साल से ज्यादा टाइम हो गया कि वो आए हैं। उससे पहले पुराने टीवी होते थे, उससे पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, वो 1980s में आए थे।
ठीक है। तो उसमें एक दो कंपनीज थी, मैं आपको नाम दे देता हूँ, बेल्टक, क्राउन, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। देसी सी कंपनी चल रही थी, चल रही है, ठीक है, देसी। तो इंडियन कंपनीज ही जो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाती थी। फिर इंटरनेशनल मार्केट जब ओपन हुई, जब ग्लोबलाइजेशन का बात आई, तो ग्लोबलाइज्ड कंपनीज ने इंटरफियर आना शुरू किया इंडिया में। उन्होंने अपने, जैसे सैमसंग हो गया या और कंपनीज हैं, उन्होंने जब आए तो वो विद बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इन्वेस्टमेंट के साथ थे, तो इंडियन कंपनीज बंद हो, वो सारी खत्म हो गई, ठीक है, वो कंपोनेंट बनाने वाली खत्म होगी। तो ये इसको कहते हैं कि जब आप क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं, पर वहां पे उतनी लेवल पे नहीं जा पाती, उतने लेवल पे नहीं जा पाती। आपको पता है कि जो हम जहाँ पे गेहूं उगाते हैं, अनाज उगता है, और एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन वहाँ पे भी उगता है, उनकी क्वालिटी वाइज वो अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ओपन कर देना अनाज के लिए भी, तो सारे किसान उसमें नहीं होंगे, कुछ किसानों की जो है क्वालिटी अच्छी होगी, वो वहाँ पे होंगे। क्यों? वहाँ पे जो, अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की अगर खेती बाड़ी देखोगे, वो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है एक पूरी की पूरी, जिसमें इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, प्रॉपर उसकी जो जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर चल रहा है वहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से अब ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो 23-24 में ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूसली इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज को, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक्सपैंड हो रही हैं, अमर्जिंग हो रही हैं, ठीक है, इमर्ज हो रही हैं मल्टीनेशनल। आज का जो लोग हैं, आज हमारे जो लोग हैं, हम लोग सारे, हम भी तो कमर्शलाइज्ड हो गए हैं हो गया ना, हम भी कमर्शलाइज्ड हो गए हैं। हम अब कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें जो चाहिए वो चीज़ खरीदते हैं, हाँ जी, वो चीज़ खरीदते हैं जो हमें चाहिए। नहीं, अब हम वैसे नहीं खरीदते, हमारे अंदर जो एडवर्टाइजमेंट से वो किसी प्रोडक्ट को बना के उसको बेचने की, मत बेचना है ना, तो वो हमारे अंदर एक डिजायर पैदा कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डिजायर पैदा कर रहे हैं। आप आजकल तो टीवी बहुत कम लोग हो गए देखने वाले, आजकल तो सारे, सभी का जो सिर है वो मोबाइल से नहीं निकल रहा, तो मोबाइल ने खींच लिया ना। यूट्यूब है या फेसबुक है, कहीं पे आप जान रहे हो, व्हाट्सअप है, तो जब आप स्क्रॉल करते जा रहे हो तो उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। वो एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव बनाई जाती है इस वे से कि वो अगर 10 सेकंड भी देखी है आपने, तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गई है वो, कि ये 10 सेकंड में वो प्रोडक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर दिया कि कुछ है, ठीक है। अब जो हमारा जो रहना सहना सोचना वो सारा कमर्शलाइज्ड हो गया है, ठीक है, ये सारा कमर्शलाइज्ड हो गया। क्या अब, क्या अब जो धर्म है वो कमर्शलाइज्ड हो गया है? हाँ जी, जो धर्म है वो, रिलीजियस प्लेसेस वो कमर्शलाइज्ड हो गई हैं, वो भी कमर्शलाइज्ड हो गई हैं। रीजन क्या है? आपको, धर्म का मतलब है आपको एक शांति का रास्ता है कि आप शांति से जियो, तो शांति कैसे मिलेगी आपको मैं एक आउट ऑफ द वे बात कर रहा हूँ, चलो कुछ टाइम हो गया, आउट ऑफ द वे बात है कि इसको शांति कैसे मिलेगी। तो शांति का एक बड़ा सौखा तरीका है, तो बाबा नामदेव जी हुए हैं, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। तो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी लिखी है, उन्होंने कोट की गई है, तो वो कहा गया, पर धन पराया धन, मतलब दूसरे का धन नहीं लेना, अपना कमाया हुआ, पराया हक, दूसरा पराया हक नहीं, पर धन पर तन। पर तन का मतलब है आपका कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ योर हस्बैंड वाइफ में लॉयल्टी होनी चाहिए, आपका अफेयर नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड का ना वाइफ का, ठीक है। पर धन पर तन पर हरि
नानक एक नामदेव ताके निकट बसे नर हरि, तो उसके नजदीक नर हरि भगवान बसते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि उन्होंने बड़ा एक आसान सा तरीका दे दिया। टेंशन क्यों है? टेंशन इसलिए है कि दूसरे का पैसा हम हड़पना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे लाइफ में, बहुत से लोग ऐसे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने 2 नंबर का पैसा नहीं करना है, खाना नहीं है, तो वो सिस्टम में जाते हैं, तो कोई दूसरा खा भी रहा है तो वो बचते हैं, पर उनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, सिस्टम में उनको फिर साइडलाइन किया जाता है। पर अगर आपने बना ली है तो फिर आप बच गए। ठीक है, अब वहां पे टेंशन कैसे शुरू होगी? आपने गबन किया है, सिस्टम में रह के किया है, पर सिस्टम एक ऐसी चीज है, जब फंसने की बात आती है ना, वो अपने आप को साइड करता, आपको फंसा देता। किसने किया? खाया पिया सबने है, पर एक आदमी को फंसाया जाता है, एक आदमी को फ्रंट एंड पे किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक मेरा नोन है, नोन थे, ठीक है, उनको उनके फादर किसी आई पीसीएस ऑफिसर थे, वो किसी के इसके साथ ना, किसी मिनिस्टर के साथ वो पीए थे मिनिस्टर के। मिनिस्टर पे एलिगेशन आया कि उसने करोड़ों का घपला किया हुआ है, अरबों का करोड़ों का घपला किया हुआ है। अब मिनिस्टर ने उस आदमी को कहा, करवाया तो उसके साथ ही था, उसने को कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप ये ब्लेम अपने ऊपर ले लो। पीए को कहा कि आप ब्लेम अपने ऊपर लो, हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको प्रॉपर्टी या आपके बच्चों की टेक केयर भी कर लेंगे, आप जेल चले जाओ। तो एक आदमी पे प्रेशर, वो वैसे भी फंसने वाला था, तो उसने सोचा यार कि वैसे भी मैं फंसने वाला हूँ, नहीं इन्होंने गोली मार देनी है, मरवा देंगे, जेल चला जाता हूँ, नौकरी तो गई, पर उसको इतना कुछ मिल गया कि वो चलो टेक केयर कर सकता है। ठीक है, तो बात ये होगी कि सिस्टम एक ऐसी चीज है कि वहां पे आपको फंसाया जाता है, जब खाया जाता है तब भी आपको। ठीक है, तो आपने एक सिस्टम बना लिया कि अगर गुरबानी कहती है कि आप ऐसे सिस्टम से कमाई करो कि जिसमें आपको फंसने के चांसेस ना हो, तो वो 1 नंबर का ही पैसा हो गया। 1 नंबर में अब गाड़ी तो नहीं आती, गाड़ी आ जाएगी, मर्सिडीज तो नहीं आती। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप उनमें देखो, जिन घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, अगर हमारे मदर फादर में होता तो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना होते, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि कुछ इस तरह से एक फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पर अगर आदमी इस चीज में रहे कि मुझे अपने इसमें रहे, तो उसकी टेंशनें खत्म होगी, उसकी 90% टेंशनें खत्म होगी, उसको गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसने एक मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसने एक तो पढ़ लिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, हो गया। ठीक है, आसान हो गया ना, आपको शांति का रास्ता आसानी से मिल गया, तो इसको आपने फॉलो करना है। पर हमें शांति कैसी चाहिए? हमें ऐसे बाबा जी चाहिए जो हेलीकॉप्टर में आते हो। और जिनके पीछे अगर चल रहे हो 200 गाड़ियों का काफिला चल रहा हो, ठीक है, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आते हों, बड़े बड़े समागम होते हों, बड़े बड़े वहां पे आते हों, और वहां पे जाके वो कहें कि भाई आपने 2 करोड़ का गबन किया है या 20 करोड़ का किया है, आप ऐसा करो उसमें से कुछ जो हमारे गुरुद्वारे हमारी संस्था अपने हमारे को चढ़ा दो, हम अरदास करेंगे, परमात्मा आपको बचा लेगा। दैट मीन्स नाउ एवरीथिंग इज कमर्शलाइज्ड। ठीक है, समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि बात तो यार ये मंदिर में, गुरुद्वारे में या किसी भी धर्म संस्था में बैठा है जो धर्म का चला रहा है, तो वहां तो ये पैसा ही रहा है। ठीक है, आपकी जेब से पैसा निकाल, ऐसी बात बता रहा है कि आप अपनी जेब से पैसा निकाल के उसकी झोली में डाल दो। तो जब वो कर रहा है तो कंपनीज तो फिर सोच समझ के ही कर रही है ना, उनको तो पता ही है कि भाई कैसे इनसे पैसा निकलवाना है। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, गुड्स और सर्विसेज होती हैं। गुड्स का पता, गुड्स तो है फिजिकल आइटम, जैसे आपने अनाज उगा दिया, आपने कार बना दी, टूथपेस्ट बना दिया, पेन बनाया है, कंप्यूटर बनाया, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाई है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसको कंज्यूमर यूज कर सकता है, यूज करता है। ठीक है, क्या वेस्ट से भी कुछ बनाया जा सकता है? यस,
रॉक गार्डन जाओ को सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया, किसने बनाया? नेक चंद ने, है ना? गए हो रॉक गार्डन, देखा है रॉक गार्डन? उसका अब आज के बाद आप घूमो फिरो, मैं फिर से आउट ऑफ ट्रैक एक बात कर देता हूँ आपको। आप घूमो फिरो, चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ में रहते हो, चंडीगढ़ को घूमो, कहीं जो भी आपकी प्लेस है वहां पे घूमो। पंजाब पुलिस में, सॉरी चंडीगढ़ पुलिस का एक टेस्ट हुआ, 2023 का टेस्ट था, पिछले साल का, ठीक है, आईटी में कांस्टेबल टेस्ट था। उसमें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था कि जो पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ना वो, तो उसको क्या नाम है, किसके नाम पे है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे कैरो कैरो करके, वो एक नाम और दिया हुआ था, किसके नाम पे है? क्वेश्चन आया है, मतलब 2023 में आया, तो अब आपको बुक्स में मिलेगा ये, हाँ ठीक है बुक्स में मिलेगा, पर आप घूमते, अगर आप घूमते होगे तो आप जैसे पीजीआई के ऊपर जाओगे उसको नेहरू हॉस्पिटल कहा गया, नेहरू हॉस्पिटल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था वो, बनाया इसको प्रताप सिंह कैरो के, ये ड्रीम था कि चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो उसने, पर नाम जो लिया गया, रखा गया उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया। तो कहाँ से पता चला? घूमने से पता चला। जब आप रॉक गार्डन जाओगे तो रॉक गार्डन में क्या करते हो आप? रॉक गार्डन में जाओगे, बाहर जाओगे तो बाहर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने को लगे हुए हैं, तो खाने पीने लेते हैं, ठीक है, फिर एक टिकट भी खरीदते हैं हम, ठीक है, टिकट भी खरीद लिया, टिकट खरीद के हमने अपने पास रखी। फिर जब आगे जाते हैं, एक पत्थर के ऊपर मोन्यूमेंट सा बना के उन्होंने उसके ऊपर एक शिलालेख बना रखा है, इंस्क्रिप्शन की हुई है, तो उस पर उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उसके पास खड़े होके हम इंस्क्रिप्शन पढ़ने की बजाय सेल्फी भी लेते हैं। फिर अंदर गए, उसने टिकट फाड़ दी, चले गए, देखा आसपास, देखा, घूमे फिरे, खाया पिया, आ गया। पर आप, ये अच्छी बात है, आप जाओ, पर आप उस टिकट पे देखोगे तो उस पर नेक चंद का नाम है। जब उसकी इंस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, उसके ऊपर लिखा गया है नेक चंद के बारे में, और उसको अवार्ड भी दिया गया है, और उसके ऊपर जो आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनता है नेक चंद के ऊपर, वर्ल्ड लेवल पे वो फेमस आदमी है, एसएससी तक का उसके लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है उसके आदमी, ठीक है। इसलिए आप घूमो फिरो, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ म्यूजियम देख लिया है, ली कार्बूजियर का एक बिल्कुल सेटअप नया उन्होंने बनाया है, सेक्टर 10 में जाओगे तो वहाँ ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कहाँ से शुरू किया, फर्स्ट मैप कैसा बना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो चिट्ठी लिखी गई उसको कि बनाना है, जब उसने कोई लेटर लिखे, वो सारे के सारे वहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, कितने गांव थे, कहाँ पे था, चंडी मंडल पे। इस बार जो ये भी इंफॉर्मेशन इस बार की चंडीगढ़ की देख लिया आपने? नहीं देखा ना, ठीक है, हाँ जी, नहीं देखा, वेरी गुड। ठीक है, देखा करो, ये इस बार का जो गया था ना, वो उसको हमने बनाया, जो इस बार का जो करंट अफेयर था वो हरियाणा हिमाचल पे नहीं था, चंडीगढ़ पे था, तो आप उसको देखो। तो ये सारे जो थे, जो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई, क्योंकि वेस्ट मटेरियल का बनाई गई मूर्ति को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्ट बन गया, गुड बन, जिसकी मतलब कंज्यूमर हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसका कंज्यूमर हो, उसको गुड कहा जाता है, दूसरे को कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है, ठीक। आपकी मम्मी जो है, मदर जो है, वो क्या जॉब में है? नहीं है, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं? नहीं है, अच्छा। आज की डेट में, पहले हम कहते हैं हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ कितना काम करती है? 24 आवर की सर्विस है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब मर्जी रात को उठ के कहो मम्मी मुझे ये खाना है, तो मम्मी लग जाती है, चाहे गालियां निकालती है, अभी अब टाइम है, ये है, चलो लगती है, बनाती है। कितनी पेमेंट होती है? कोई पेमेंट नहीं। उसको, जो हाउसवाइफ के काम को बेकार कहा जाता है, क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं होती, ठीक है, काम सारा दिन है। और इसी तरह से छोटे बच्चे हैं, वो बाहर जाके घरों कुछ ऐसा बना लिया, घर बना लिया छोटा सा, रेत में खेल रहे हैं, बना रहे हैं, पर उसकी कोई पेमेंट होती है? नहीं, काम कर रहे हैं ना। जब कोई आदमी ऐसे ही ताश खेलने बैठ जाए,
या कुछ ऐसा कुछ बनाना शुरू, जिसकी पेमेंट नहीं हो रही उसको ना तो इकोनॉमिक्स में सर्विस काउंट होता है ना वो गुड काउंट होता है। तो पुराने टाइम में आपकी मम्मी को वो हाउस वाइफ कहा जाता था, अगर जब आप आके जाओगे तो आपको क्या कहा जाएगा? अगर आप जॉब नहीं करोगे, आप कहते हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ ये हो, तो आपको कहा जाएगा ये अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। ठीक है, कोई स्किल डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए अपनी एजुकेशन को रोटी बनाने में लगा दी है। रोज रोटी कैसे बनेगी? ओके, तो अब जितनी भी आप समझ गए ना, ऐसी कोई आइटम जिसको बनाया आपने और मार्केट में उसका प्राइस है, अगर मार्केट में प्राइस नहीं है तो फिर एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? उसका तो जोर लग गया, ठीक है, नाचने में, पर उसको देखा नहीं। पर आप उसने एक कला विकसित की और टैगोर थिएटर में प्रोग्राम होता है, लोग 100 रुपए की टिकट लेके आ रहे हैं, अब वो सर्विस हो गई है, अब सर्विस हो गई है। तो जितने स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये आगे सारे आगे। अब हरी इकोनॉमी भी होती है, हरित हरित और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आजकल सारे ही इकोनॉमी, मतलब इन्वायरमेंट के लिए सारे लोग जो हैं अब थोड़ा सा क्या हो गए हैं, समझ रखने लग गए हैं कि अब इन्वायरमेंट खराब नहीं करना। ठीक है, तो जनरली अगर आप चंडीगढ़ में घूमोगे, चंडीगढ़ की एग्जांपल ले लेते हो, आप मोहाली में भी आ जाओ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, ट्राई सिटी ले लो, यहाँ पे ग्रीनरी काफी है। ठीक है, ग्रीनरी काफी है। आप उधर चले जाओगे ना, दूसरे लेक की तरफ चले जाओगे तो ग्रीनरी काफी है, ग्रीनरी। और अच्छा, ग्रीनरी का क्या इफेक्ट होता है? एक तो ऑक्सीजन मिलती है, एक तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा, आप ये देखोगे कि आपको ये साइंटिफिक एक, मतलब साइकोलॉजिकल एक ये रिसर्च है। अगर आपको टेंशन हो गई है ना, टेंशन मतलब आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस है, और कई बार होता है ना, कई से ऐसी बात करते हैं तो बात करने को भी कोई नहीं है, एक तो स्ट्रेस रिलीवर ये है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस हो गई है, अगर आप 1 घंटा ग्रीनरी में, नेचर में घूमोगे तो आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, रिफ्रेश होता है। एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा नेचर, क्योंकि हम भी एक नेचर का पार्ट हैं। हम जब आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट से निकलते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कौन सा है? मोबाइल फोन, टीवी, इनसे निकल के नेचर में खड़े होते हैं, तो नेचर में आपने कभी कोयल बोलती सुनी है? तो वहां पे आपको कोयल सुनाई देगी, कुछ ऐसे वर्ड्स सुनाई देंगे। तो आपको एक, जब जैसे ही आपको नेचर सुनाई देगी, तो आपकी जो, हमारी जो डेवलपमेंट हुई है ना, डेवलपमेंट इवोल्यूट हुए हैं ना, हम लगभग 10, सिर्फ 10,000 साल हुए हैं जिसमें हम एक सिविलाइजेशन की तरफ आए हैं। 10,000 साल पहले जो आग का और ये खेती बाड़ी का काम शुरू, 8,000 साल पहले खेती बाड़ी शुरू हुई है। उससे पहले एविडेंस नहीं थे, उससे पहले हम सारे हंटर गैदरर ही थे। तो उससे पहले लाखों साल लगभग जितना ह्यूमन एरिया है उसका सिर्फ 0.1% छोड़ दो जो डेवलपमेंट में आया है, बाकी 99.9% हमारी जो डेवलपमेंट एवोल्यूशन हुई है पीछे से, वो नेचर में हुई है। जैसे ही आप नेचर में जाते हो, आपका माइंड जो है नेचर में जाके खुश हो जाता है, इसके लोग घूमने जाते हैं। और कोई फर्क नहीं है, पहाड़ पे जाके क्या मिलना है? पहाड़ वाले सोचते हैं यहाँ तो पत्थर ही है, क्या है? ठीक है, ओके, तो ये नेचर। अब यहाँ पे बात आई है ग्रीन इकोनॉमी। आज के ह्यूमन बींग्स ने जिसको इन्वायरमेंट को समझा है कि इसको डिग्रेड करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हम इसको डिग्रेड कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जिसका, अब ये एक तो इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, जो जिसका मकसद, एम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत,
विकास, सतत होता है कंटिन्यूस, मतलब इस तरह से विकास कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी तरफ हमारी अब चल पड़ी है ग्रीन इकोनॉमी। तो इसलिए अब आपको हिमाचल में जाओगे या उत्तराखंड में जाओगे, वहां पे आप कहते हो कि हम इतना पैसा लगा के एक होटल डेवलप करना है, हम होटल बनाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके पहले आपको वहां से गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट उसकी इकोनॉमिक स्टडी करेगी कि कितना जगह है वहाँ पे, कितना प्रेशर है, कहीं आप वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करोगे उसका एनवायरनमेंट पे क्या है, कहीं लैंडस्लाइड ही ना होनी शुरू हो जाए, पहाड़ का इलाका ना। तो इकोनॉमी को जो है अब एनवायरनमेंट देख के चलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी में। आज से लगभग अभी शुरू हो चुका है, 2 साल 3 साल बाद आप पेट्रोल गाड़ी की बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आना शुरू हो, 2 या 3 साल बाद। अभी लोग आगे हैं, मतलब अगर छोटे रीजन में है तो बसेस चल रही हैं, अब चंडीगढ़ में बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक ये जो थ्री व्हीलर है ये भी चल पड़े हैं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के बाद अब सोलर एनर्जी पे आ गए हैं। सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी, यूएनओ यूएनओ की तरफ से आप सोलर एनर्जी को प्रमोट करो। ठीक है, उसमें इंडिया का काफी इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल इनिशिएटिव है कि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको, सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी का आपको एक जो स्कीम चली है उसमें क्या है कि आपको लगभग कुछ परसेंट, 40-50% कुछ आपको सब्सिडी पे आपको एक इक्विपमेंट मिल जाएगा, आपने छत पे लगाना है, उससे आपको हर मंथ 200 यूनिट आपको वहां से मिलेगी। ठीक है, तो जब बीजेपी कहती है ना कि फ्री बिजली, उसका मतलब होता है कि आप एक इक्विपमेंट लगाओ, आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको फ्री बिजली होगी। बल्कि अगर आप सोलर इक्विपमेंट लगाओगे, जैसे राजस्थान की तरफ है, ओपन एरिया काफी है, पॉपुलेशन कम है, तो वो कहते हैं यहाँ पे सोलर इक्विपमेंट या पवन चक्की जो विंड मिल है वो लगाओ, विंड मिल लगा लो, तो हवा चल रही है, घूमती रहेगी, एनर्जी कन्वर्ट करेगी वो। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज पे अब हम ज्यादा जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ये सारे ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक हमने जीडीपी पढ़ लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऊपर पढ़ा था, चलो ग्रॉस नेशनल, तो उसमें वही बात है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं या सर्विसेज हैं एक कंट्री के रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस कर दी, उन सबको जोड़ दो, तो दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये इसमें जीडीपी और जीएनपी में फर्क देखो, हम ये समझे जीडीपी और जीएनपी में फर्क। जीडीपी, जब जीडीपी की बात करेंगे तो जो हमारे एनआरआई ब्रदर्स हैं वो भी तो कुछ कमा रहे हैं भारत में भेज रहे हैं, इंडिया में अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं और कर रहे हैं, तो उनको भी हम इंक्लूड करते हैं सारों को। पर अगर उनको निकाल के सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स यहाँ के लोगों की बात करें, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया, दैट इज ग्रॉस नेशनल। ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, क्या ह्यूमन कैपिटल होता है, पूंजी होती है, ह्यूमन होता है, ये पूंजी होती है। 2000 उस वक्त मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गई थी, मैंने उस वक्त का एक डाटा पढ़ा है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी, अमेरिका में एक डाटा प्रोड्यूस हुआ, उसमें कहा गया कि जो हायर स्टडीज में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग ले लो, उसको इंजीनियरिंग आप इस तरह से ले लो, इंजीनियरिंग या हायर स्टडीज जो टेक्निकल, या जिसको आप जिसको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कहते हैं ना, उसमें
अमेरिका में अगर 100 लोग इन कोर्सेज में आते हैं तो 87 लोग जो हैं, 87 नहीं 83 लोग जो हैं, 83 लोग वो या 83 या 87 जो है वो उस स्किल को डेवलप कर लेते हैं और मार्केट में जाएंगे, उनको जॉब मिल जाती है। समझ लगी? अमेरिका में अगर आप स्टडी करोगे, हायर स्टडी, 100 लोगों ने एनरोलमेंट ली है, उनमें 83 या 87 लोग जब डिग्री करके जाएंगे, वो जिस भी स्किल के साथ, जिन्होंने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो वो एक इंजीनियर बन जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल का कोई जॉब उनको मिलेगी, वो जॉब करने के लायक होंगे। इंडिया में अगर 100 लोग करते हैं, उनमें सिर्फ 17 लोग ही वो स्किल को होते हैं, बाकी 100 के पास डिग्री होती है। जो 83 लोग हैं उनको अगर आप कहोगे ना जॉब जाओगे, वर्नियर कैलिपर क्या है ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, बेसिक भी उनको नहीं पता होता है। ठीक है, आप जाओगे, आप सिविल इंजीनियर हो, उसको कैंटिलीवर और बीम में नहीं फर्क पता होता है, और वो इंजीनियर होता है। ठीक है, इसलिए भारत का जो इंजीनियर है वो उसको जॉब नहीं मिलती, या जॉब मिलती है तो उतना प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि वो उतना स्किल्ड डेवलप नहीं किया। धीरे धीरे वो कर जाता है, या जिन्होंने डेवलप किया है उनको वो जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, इसलिए बात ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आपको बेसिक समझना ये है कि आपने अपने अंदर वो स्किल डेवलप किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए ना। आपने कितनों ने ऑटो कैड सीख रखी है? सीख रखी है आपने? थोड़ी बहुत। ठीक है, दैट मीन्स हम कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब का मतलब है एक बार घुस गए, बाकी सिक्योरिटी है, फिर 5 ईयर प्लान लगेंगे, अपने आप ही इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। इसलिए पर यहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो फिर से हमें लगता है यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से एक स्किल डेवलप करना पड़ता है। ओके, इसलिए जो भी आप करोगे, आप स्किल डेवलप करो अपने अंदर, आप अपने आप कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दोगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे आप पहुंचोगे। हाइपर इन्फ्लेशन, तो द रेट एट विच प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। जब बहुत, देखो कुछ प्राइस तो बढ़ते हैं ना, जैसे इस साल 100 रुपीज का लगभग पेट्रोल है, अगले साल 102, 3, 4 का हो गया, 2, 3 का हो गया, तो लोगों को लगता है चल ठीक है कोई नहीं है। पर एकदम से अगर 150 रुपए का हो जाए, देन दैट इज प्रॉब्लम। हाइपर राइज जिसको कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। कल हमने एक डिफ्लेशन पढ़ा था, डिफ्लेशन उसका उल्टा है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन होता है प्राइस का गिरना, मंदी जब आती है, मंदी, ठीक है, बियर पीरियड आता है जब, उसमें डिफ्लेट होता है, प्राइसेस गिरते हैं। पर जब तेजी, उसका मंदी का उल्टा होता है इकोनॉमिक्स में तेजी, जब बाजार तेजी पकड़ता है इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ते हैं, लोग खरीदने वाले हैं, लोगों के पास पैसा है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, देन दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। वेनेजुएला एक कंट्री हुआ है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन के साथ कहते, वो लास्ट ईयर स्ट्रगल कर रहा था, सिवियरली इम्पैक्टिंग इट्स इकोनॉमी, उसमें प्राइसेस बढ़ रहे थे। पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़े हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इन्फ्लुएंस हुई है, कोरोना के बाद वो इन्फ्लुएंस हुई है। ठीक है, और बहुत से कंट्रीज इन्फ्लुएंस है, इंडिया इटसेल्फ इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, पर कुछ कंट्रीज में प्राइसेस बढ़ गए हैं। अभी दूध कितना 60-70 रुपए का किलो हो गया है, अगर आपको पता लगे कि 200 का हो गया है, फिर एकदम से बढ़ गया ना, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हेज फंड, ये नई नई टर्म्स आ रही हैं,
पार्टनरशिप तो आपने सुना होगा। जो कंपनी है, कंपनी जो है वो कभी पार्टनरशिप में भी की जाती है। दो पार्टनर्स होते हैं, दोनों वर्किंग पार्टनर भी हो सकते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर एक वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है पार्टनरशिप। अब अगर उसमें पार्टनरशिप में एक लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफ इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर्स लोग हैं, इन्वेस्टर्स वो क्या करते हैं, उन्होंने लिमिटेड पार्टनरशिप की, मतलब सारा रोल नहीं किया। कुछ पार्टनरशिप मतलब कुछ शेयर होल्डिंग पे वो आए हैं, तो उन शेयर होल्डिंग पे उन्होंने हाई रिस्क मेथड लेके जो पैसा इकट्ठा किया, हाई रिस्क। वो कैसे हैं, इन्वेस्टिंग विद बारोड मनी, कहीं से पैसा उठाया और उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया, कहीं से पैसा उठाया और इन्वेस्ट कर दिया, तो उनको होप से कि कैपिटल गेन होगी, उसको हेज फंडिंग कहते हैं। हेज फंडिंग, हेज फंडिंग उसको क्या कहते हैं, हेज फंडिंग। तो एक वोलेटिलिटी है, इसको हम ग्लोबल मार्केट में कहते हैं कि अगर फ्लक्चुएट करके तो वो आदमी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, कई बार सुसाइड करते हैं, डाउन होते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपने पीछे एक केस आया था, जो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उनके जो हेड हैं, उनके दो रिश्तेदार, मतलब उनके शायद बहन के बेटे ऐसे शायद थे दो, वो उनका रैलीज, एक कंपनी जहाँ ये फोर्टीज है ना उनकी थी पहले, उनके साथ नाम था। वो दो लोग थे, दो पर्सन थे। तो क्योंकि वो हेड जो थे वो उनके रिलेशन है, तो उनका नाम उछाला गया, पर बाद में उनको हेड जो थे वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनको साइड किया गया। पर इसको उन दो लोगों ने क्या किया था कि उनके नाम आए, उनको इन्वेस्टर जो थे ना, मतलब अब मैं एग्जैक्ट में तो नहीं बता सकता कि उनका पूरा केस नहीं मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या था, ठीक है ना, मैं नाम लेके वो ठीक नहीं लगता, वो उनका लग गया। इन्वेस्टर मैं आपको समझाता हूँ कि ये दो बंदे हैं, 1 और 2, इन्होंने एक बना ली कंपनी, कंपनी बनाई, कंपनी बना के इन्वेस्टर्स ने इनको कहा ये देख कितने फंड चाहिए, इतना फंड, ये आपका इतना फंड है, ये क्या है, फंड। कंपनी इन्वेस्टर्स ने सारा फंड इनके ट्रांसफर कर दिया कि आप है, आपने सारा साल चलाना है, ये करना। ये अब शुरू हो गए, मार्च से लेके अगली मार्च तक कोई नहीं पूछेगा, फिजिकल ईयर है ना। तो पैसा जो इन्वेस्ट होना है, तो इन्होंने अंदाजा लाया भी मार्च, फिर अप्रैल में कुछ जाएगा, फिर कुछ पैसा निकाल निकाल के मई मई जून जुलाई अगस्त अगले साल तक चलेगा। अब अभी मार्च अप्रैल वाली जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब अप्रैल का जितना खर्चा चाहिए इन्वेस्टमेंट वो निकाल दिया है, पूरे 11 महीने का पड़ा है अभी आपके पास, ठीक है, समझ लगी। फिर आपने उसमें अप्रैल का मई का निकालोगे, फिर आगे पड़ा है। अब जो पड़ा है वो आपके बैंक में ही पड़ा है ना, चाहे इन्वेस्टर्स ने दिया, पड़ा तो आपके पास है ना। इन्होंने क्या किया, उसमें से निकाल के पैसा कुछ बिना इन्वेस्टर्स को बताए प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते थे कि जिसके उसका प्राइस हाई जल्दी होता हो, प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के इनको कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इनको मिल गया, और वापस ये पैसा इन्वेस्टमेंट वाले फंड में फिर से डाल दिया, इन्वेस्टमेंट वाला फंड पूरा ही नजर आ रहा है। दैट इज हेज फंड, हाई रिस्क प्रॉपर्टी। हुआ क्या कि मंदी का दौर आ गया, ये प्रॉपर्टी की कीमत आई नहीं। और जो इन्वेस्टर कह रहे हैं हमने तो आपको पैसा दिया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, वहां पे ये फंस गए, वहां पे ये फंस गए। अब कहाँ से पूरा करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी जब बिकेगी, जब प्राइस डाउन होने लगती है तो वो डाउन होने लगती है, जब
राइज होती है तो राइज होती है, तो राइज में तो इनको मिला, पर जब डाउन हुई प्रॉपर्टी तब वहां पे फंस गए। इन्वेस्टर्स ने कहा कि आपने अगर यहाँ से पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा निकाल के आगे इन्वेस्टमेंट करनी थी, हमसे पूछा होता, तो आपने 420 हमारे साथ की है। तो ये एक केस बन गया। दैट इज वहां पे जो आया था ना हेज फंडिंग। तो हेज फंडिंग एक ना आजकल हम लोग नहीं कर पाते, बट हेज फंडिंग एक बड़ी दौर चल रहा है आज के इकोनॉमी में, आज की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, हम लोग सोच भी नहीं पाते इस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स शायद आईआईएम के थे, आईआईएम के कुछ स्टूडेंट्स कितने साल के होंगे, 20-22 साल के स्टूडेंट्स हैं, 20-22 साल के स्टूडेंट्स हैं। उनकी मास्टरी किस चीज पे है, वो इन्वेस्टमेंट पे वो क्या करते हैं, जिसे कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो उनको अब कंसल्टेशन में उनको इन्वेस्ट तो कुछ नहीं करना है, उनकी एक मार्केट की स्टडी है, तो किसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, उसको बताते हैं कि ये इस तरह से करना। अब जो जितनी कंपनीज है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको भी अब ऐसे समझो ये कैसे चल रहा है। एक कंपनी है, कंपनी को चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये कहती है इन्वेस्टमेंट, वे हमारे शेयर को खरीदे। और एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर कहता है कि यार मैं किस कंपनी में लगाऊं, मेरे पास पैसा है, पता नहीं कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, मुझे को नहीं पता है। ठीक है, और ये भाई साहब इनको नॉलेज है, ये बीच में कंसल्टेंट बन गए। ठीक है, इन्होंने अपना डिजिटल एक एम्पायर खड़ा कर लिया। ये अब ये कंपनी इनको कहती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करा दो ना, हम आपको कुछ परसेंट आपको दे देंगे। ठीक है, हम सिंपल लेते हैं। अगर ये कहती कि आप 100 रुपीज की अगर हमें इन्वेस्ट, आपके थ्रू अगर 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, हम उसमें से आपको 10 रुपए दे देते हैं। मान लीजिए हम ज्यादा है 10 रुपए, तो मैं 10 रुपए ले देता, आपको 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, कंसल्टेशन फीस है। ठीक है, ये भाई साहब इन्होंने यूट्यूब पे जाके क्या किया, मतलब प्रचार किया, लोगों को बताया, तो लोग आए भी, इनको तो नॉलेज है। अब इनको नॉलेज है तो इनके पास कंज्यूमर आना शुरू हो जाता है, इन पे वो करता है। ठीक, इन पे करता है। ये कहता है कि मुझे 100 रुपया लगाना है, तो मैं आपको 10 रुपये भी मैं भी आपको दूंगा। 10 रुपये ज्यादा, मैं वैसे ही फिगर में दे रहा हूँ, 1-2% ही होता है कंसल्टेशन चार्जेस, जो भी है मैं वैसे दे रहा हूँ। तो इनको इस 100 रुपये को घुमाने में, यहाँ से यहाँ तक देने में 20 रुपये इनको मिलते हैं। 20 रुपये मिलते हैं। अब ये इतने पे थोड़ा वो है, इन्होंने इस कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कहा, कहते भाई ऐसा करो, ऐसा करो, आप जितना आप लगाओगे ना, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो शेयर, एक 100 रुपए का शेयर खरीदोगे, उसमें से 20 रुपए हम भी लगाएंगे। वो यहीं से घुमा के यहाँ पे उसने लगा दिया, ना कुछ पर्सनली जनरेट किया, ना कुछ, इधर से टोपी घुमाई, इधर लगा दी, इसको भी नहीं पता लगा, इसको भी नहीं पता लगा। एक शेयर खरीदा जा रहा है, इस कंज्यूमर ने एक शेयर खरीदा, इस पे भी मैं अकेला नहीं हूँ, ये जानकर लोग हैं, ये 20 रुपए ये भी तो लगा रहे हैं, 20-30 रुपए कुछ लगा रहे हैं, अपने तरफ से लगा रहे हैं, कुछ लोन लेके लगा दिया इन्होंने। अब उससे इनकी मार्केट में क्या हो गई, एक स्टे बन गई, कि इनके कॉन्फिडेंस हो गया कि ये जब आपसे कह रहे हैं ना, ये आपको अकेले नहीं कहते कि आप जाओ, वो कहते हैं आपके साथ हम भी वो शेयर खरीदेंगे, और अगर नुकसान होगा हमें भी तो पता होगा, हम आपको पहले बताएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कंज्यूमर जो अनअवेयर था, जो उसका फेथ लेके इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, इसको कहते हैं हेज फंडिंग। हेज फंडिंग की इधर की टोपी उधर घुमा दी। तो जब तक तो इनकी, हो सकता है इनकी नॉलेज इतनी बढ़िया हो कि ये चला सकें, ठीक, पर जब नॉलेज खत्म हो, कई बार ऐसा होता है ना, दौर ऐसा आया कि वो चले गए, तो उसमें फिर इनको देखना पड़ता है।
तो अब इकोनॉमिक्स आपको समझ लग रही है ना, लोग कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं। आपका पैसा आपसे ही लेके उसी में से कुंडी घुमा दी उन्होंने। ठीक। पर्सनली बिजनेसमैन जो कहते हैं, बिजनेसमैन कहता है कि भाई अगर पर्सनली इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस किया तो क्या किया, मार्केट से ही पैसा उठा के मार्केट में ही बिजनेस कर दिया उसी में कमा लिया, उसी में कमा लिया। पर ये जो थिंकिंग आती है ना, ये आम लोगों को नहीं आती, जिनको वो उस पर्टिकुलर एरिया में है। कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से ही होते हैं, उनको पता होता है कि भाई बिजनेस कैसे करना है, वो फंड रेज कर देते हैं, आम आदमी नहीं कर पाता। ओके, हाउसिंग मार्केट, हाउसिंग मार्केट कोई मैसेज आ रहा है, LIC कर दी हेज फंडिंग LIC हेज फंडिंग करती है, तो हेज फंडिंग है ये, ठीक है। आजकल हेज फंडिंग है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप गहने मत बनाओ, आप म्यूचुअल फंड खरीद लो ठीक है। आप क्या प्रेफर करोगे? आप अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज नहीं है तो आप गहना ही खरीद लो, कम से कम पता तो है घर में तिजोरी में पड़ा है ठीक है। पर आजकल जो है ना, आजकल की इकोनॉमी जो है वो बहुत है, ठीक। और दूसरा कि ये ऐसी बात नहीं है, यह गलत बात है, ऐसा नहीं है। पुराने टाइम में ये कहा जाता था पैसा कमाना जो है वो ठीक नहीं है, मतलब ज्यादा पैसा कमाया पाप का गुण है, पाप पापा जो हो गए नहीं मोया साध ना जाए, पाप किया तब इतना पैसा आया। क्या आज की डेट में लगता है कि पाप करने से ही पैसा आता है? फिर क्यों कहा उस वक्त लोगों ने, संतों ने क्यों कह दिया कि पापों के बगैर ये नहीं होता? हाँ जी, पढ़ा करो भाई, इकोनॉमी पढ़ा करो, यूट्यूब से निकल के आप कुछ पढ़ा करो, सीखा। पुराने टाइम में ना, पुराना टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, बेसिक्स हमारा एक ही था, खेती बाड़ी। खेती से ही अनाज उपजेगा, उसके ऊपर ही बाकी सर्विस सेक्टर है। अगर खेती बाड़ी नहीं हुई तो पूरे का पूरा राजपाट डूब जाता, अनाज ही था। तो अनाज जो था एक लिमिटेड हो गया ना, कितना अनाज उगा लोगे उस टाइम जब इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं थी, एग्रीकल्चर में कोई बूम नहीं था, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई उसमें साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लिमिटेड था। तो अब ये एक रोटी बनी है, ये जो आपकी स्क्रीन पे मैंने गोल बनाया इसको आप समझो एक रोटी है। खाने वाले जो हैं वो 3 हैं, तो आप इसको 3 पार्ट में कर दोगे, क्योंकि अब लिमिटेड एक रोटी बनी है ना, 3 पार्ट में, तो आपको इक्वल पार्ट मिलना चाहिए। पर उस इकोनॉमी में, आज की 500 से 600 साल पुरानी जो इकोनॉमी है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अगर एक आदमी इतना पोर्शन खा रहा है और बाकी 2 को इतना मिल रहा है, दैट मीन्स उस इकोनॉमी में ये था कि इसने दूसरे का पोर्शन खाया है, तब इसलिए पाप कहा जाता है। ठीक है, कि इसके पास, अगर एक आदमी के पास ज्यादा पैसा आया है, उसने कहीं ना कहीं दूसरे आदमी का हक खाया है, अदरवाइज तो इक्वली छोटी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड ही है सारा कुछ। ठीक है, इसलिए क्राइस्ट ने भी ये कहा कि मैं जो कोई ये मान सकता हूँ कि एक ऊंट सुई के नक्के में से निकल गया, पर ये नहीं मान सकता कोई अमीर आदमी हो और वो भगवान के घर चला गया। तो उसको पता है कि अमीर आदमी ने खून निचोड़ा है तब उसको कहीं से मिला है। पर आज इकोनॉमी आपकी इतनी जनरेट हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है, आप कहते हो कि ये 3 लोगों की रोटी है, तो आप कहते हो ठीक है जी, ये 3 लोगों को क्यों डिस्टर्ब करना, एक रोटी और बना लो एक रोटी और है, ये अपना खा रहे हैं, आप अपना खा रहे हो। इसलिए अब जो है ना, बहुत सारे, पहले 1-2 करोड़पति लोग हुआ करते थे, अरबपति लोग, अब बहुत सारे मिलीनियर्स आने शुरू हो गए हैं, मिलीनियर्स। ठीक है, बिलीनियर्स जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, वो लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा आप वो
देखते हैं कि कहाँ पे रिसर्च की जाए और नई टेक्नोलॉजी ले आई जाए, कहाँ पे, ठीक है, कौन सा सेगमेंट बैठा है जिसको कोई चीज गुड प्रोवाइड नहीं हो रही, वो कर दो। वो ऑलरेडी मतलब अब नए नए एवेन्यूज खोल के, ये नया एवेन्यू है, नया एवेन्यू खुलता है, उसका एक बिलियनियर बन जाता है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है, ये क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट ने जो पैसा कमाया तो उसने किसी किसान की रोटी खोई है, उसने एक सेपरेट जनरेट कर दिया है एम्पायर, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, इस तरह से ये एवेन्यूज हो गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बातें आती हैं, ये डेवलपमेंट इंडेक्स अब ये दिए गए हैं, यूएनओ की तरफ से हैं, फिर कंट्री कंट्री देता है स्टेट्स को, फिर स्टेट भी आगे चलती है। मानव विकास सूचक अंक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, किसी भी जगह पे चले जाओ, जापान चले जाओ, जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84, 86 या 87 ईयर की एवरेज वहां पे जापान में है। एजुकेशन कितनी है, तो एजुकेशन वाइज भी वो कंट्री अच्छा है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहां पे हर आदमी की इनकम बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है, वो सारे के सारे लोग वर्कहोलिक हैं, मतलब उनको काम का नशा है, काम करते हैं, तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, और ये यूज्ड, इससे आप कंट्री को 4 टीयर्स में डिवाइड कर सकते हो कि पहला फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। भारत का भी इम्प्रूव कर गया है। अब इसने, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डाटा दे रखा है हमने, इसमें अभी तक आपने देखा होगा ना, जो भी पॉइंट देखते हैं उसमें भारत इम्प्रूव कर गया है। क्यों कर गया है भाई, क्यों कर दिया भाई, गवर्नमेंट डाटा बना रही है, गवर्नमेंट ने डाटा दिया है, गवर्नमेंट ये थोड़ा कहेगी कि 10 साल में डाउन हो गए हैं या वो डाटा ही नहीं प्रोड्यूस करेगी। जैसे हम हंगर में नीचे चले गए हैं, बांग्लादेश से भी नीचे बैठे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, तो उससे गवर्नमेंट का अच्छी अच्छी बात ये लगती है कि दे रही है अनाज 5 किलो, पर दूसरी बुरी बात ये भी तो लगती है कि यार 80 करोड़ लोग, कितने लोग हमारे 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, गरीब हैं। ठीक है, तो ये जो इसको हम इकोनॉमी में पढ़ते भी हैं कि ये आपकी है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, एक गवर्नमेंट का एक कमीशन बैठता है, फाइनेंस कमीशन है, वो डिसाइड करता है कि जिस आदमी के पास ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे पुराने टाइम में घर में बल्ब नहीं है, इतनी इनकम है, बेटे बच्चे पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, उनकी एक लगा के, एक लाइन लगा दी, जितने लोग उसके नीचे आ गए वो पॉवर्टी लाइन में आ गए। तो ये जो पॉवर्टी लाइन बनाई, ये एक फाइनेंस कमीशन ने बनाई, डिसाइड करके कुछ पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करके थ्योरेटिकली ये बनाई। अब उन्होंने फिर से कर दिया, क्या किया कि उन्होंने इस पॉवर्टी लाइन को मैनिपुलेट किया, इनको ऊपर नहीं किया, इनकी इनकम नहीं बढ़ाई, लोगों की इनकम नहीं बढ़ाई, उसने उसको मैनिपुलेट करके, मान लीजिए उसने कहा, पॉवर्टी लाइन कहती है, फाइनेंस कमीशन कहता है कि जिसकी मंथली इनकम जो है वो 100 रुपीज हो, मान लीजिए 100 में लेके चलता हूँ कि 100 रुपीज हो या 1000 रुपीज हो, उसको हम कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब मैनिपुलेट किया, उन्होंने देखा कि अगर 9,000 ये करके ना, इन फिगर को 950 कर दिया जाए, या आज की डेट में करके किया जाए, इस पॉवर्टी लाइन को ही नीचे कर दिया जाए, थोड़ा सा नीचे करके, तो ये गरीब बंदे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, भाई हमने अपने कार्यकाल में इतने बंदों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया
पॉवर्टी तो वहीं पे है, लोग तो वहीं पे है। वो जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है ऊपर की, ठीक है, पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी जो है ना वो एक ऐसे कह सकते हो कि आपका अपना इंटेंशन है किसको पॉवर्टी कहते हो, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू सुनी जिसमें वो बोला गया कि जो करीना कपूर, सुना है नाम आपने? कपूर फैमिली सुनी है ना बॉलीवुड में। करीना कपूर ने भी पॉवर्टी देखी है, ऐसा नहीं है। करीना कपूर, करिश्मा कपूर जो है उन्होंने भी पॉवर्टी देखी है। आपने, हमने सभी पॉवर्टी में से गुजरते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर उन्होंने भी देखी है। तो ये मुझे पता लगा जब उनकी मैंने इंटरव्यू सुनी कि उनकी पॉवर्टी कैसी थी। तो उसने कहा कि घर के हालात उनके जहाँ पे भी इतने खराब हो गए, मतलब किसी टाइम पे जब भी जो भी था कि उनके फादर जो थे वो जो मतलब बाद में तो उन्होंने क्या किया कि खुद वो हीरोइन है और टॉप इंडिया पे चली गई, मतलब इंडिया में। उसकी सिस्टर जो थी वो भी, पर उससे पहले जो भी उसके हालात थे उनके, कहते कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने, उसकी मदर और उन दोनों सिस्टर्स ने घर के मतलब गोडाउन में गए, कबाड़ निकाला, कबाड़ी को बेचा, कबाड़ बेच के फिर वो कहते ताज होटल में हम खाना खाने गए, नहीं हमारे पास ताज होटल में खाना खाने को पैसे नहीं थे, हम गरीब थे। तो उनका जो पॉवर्टी इंडेक्स है ना, पॉवर्टी लाइन ये है कि जो ताज होटल में नहीं जा सकता, लंच नहीं कर सकता, दैट इज पुअर। अमेरिका में है जिसके पास गाड़ी नहीं है, दैट इज पुअर। दैट इज पुअर, जिसके पास गाड़ी है वो पुअर नहीं है, ठीक है। अब पीछे मैंने पता नहीं व्हाट्सएप में मैंने देख रहा था, तो पता नहीं मेरे को तो अच्छी बात लगी, मतलब सोची समझी ठीक अच्छी बात लगी। तो वो दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं। वो कहते हैं, किसी शायद रतन टाटा का नाम लेके उसने कोट किया कि उन्होंने कहा है कि जो जो फ्री अनाज है ना, इसको सारे के सारे को, सॉरी, जो शराब है ना, शराब की बिक्री है ना, वो फ्री, सॉरी, वो ना आधार कार्ड पे लिंक कर देनी चाहिए। आप आधार कार्ड शो करोगे तब आपको मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट होगा, मिलता है ना, जैसे राशन मिलता है तो राशन कार्ड के थ्रू मिलता है कि जब आप जैसे फ्री सफर भी करते हो, लेडीज को पंजाब में सफर फ्री है ना, तो वो आधार कार्ड देती हैं, आधार कार्ड उस पर लिंक होता है, मतलब आपका आधार कार्ड पे टिकट जनरेट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता लगता है कि इस इतने लेडीज जो है ट्रेवल करनी है, ओके। तो शराब को लिंक करने का मतलब क्या है? शराबी का पता लगा कितने शराबी हैं। नहीं वो नहीं, शराब का पता क्या कहते हैं, कहते हैं शराब लिंक कर दो। अब एक बोतल, मेरे को तो मैं पीता नहीं हूँ, शराब की एक बोतल कितनी होगी? 150 रुपए की तो होगी ना कम से कम एक बोतल, ज्यादा है कितनी? 250-300 रुपए की कर लो, 300 रुपए की लगा लो, मतलब एक आदमी 300 रुपए की शराब की बोतल पी रहा। कहता है इससे ना पता लगेगा कि जिनको आप अनाज सब्सिडी में दे रहे हैं उनके पास शराब खरीदने को तो पैसा है, अनाज खरीदने को पैसा है। समझ लगी, ठीक है। पर ये सारा गोलमाल है। ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कम हैं, हम लोग खुश भी नहीं है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे हैं, हम खुश लोग नहीं हैं, ठीक है, हम खुश लोग नहीं हैं। खुशी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो हमारे आसपास के फैक्टर से ऊपर आता है कि हमारे, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके, ये सारों से आता है हैप्पीनेस, ठीक है। अगर कहते दो आदमी ही हंसते हुए नजर आए, एक नेता था और एक पागल था। ठीक है। तो ये है, ठीक, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया नीचे है, ठीक। ऐसा इसी, ये आप सोचते हो कि भारत से निकल निकल के लोग कोई अमेरिका, कोई कनाडा क्यों जा रहा है? वो उसका रीजन है,
बहुत जबरदस्त रीजन है। ठीक है, यूएई में जाके काम तो यहाँ पे भी कर सकते थे, पर अब वहां पे कर रहे हैं। और आप ये देखोगे कि यूपी, इधर से उत्तराखंड, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, वहां से लोग पंजाब में आ रहे हैं, वैक्यूम फिल कर रहे हैं ना, वो आ रहे हैं। रीजन क्या है? जहाँ पे थोड़ा सा आपको लिविंग स्टैंडर्ड, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊंचा लगेगा, आप वहां उस तरफ जाओगे ही जाओगे। ह्यूमन इंडेक्स का मतलब है वहां पे आपको लिविंग कंडीशंस अच्छी मिलती चली, आपको एजुकेशन और इनकम, ये तीन सोर्सेज आपके अच्छे हों तो आप। ओके। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है? एक होता है एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब होता है जो बाहर जा रहा है। इंपोर्ट, इंपोर्ट कहोगे जो अंदर आ रहा है। भारत जो सामान मंगवा रहा है वो अंदर आ रहा है, दैट इज गुड्स और सर्विसेज। दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में, आप इसको ना पढ़ा करो, देखा करो ये क्या। ठीक है, आप ना हैबिट बनाओ ये कि आप अननेसेसरी इन बातों में उलझना है, बहसना है, क्योंकि ये ह्यूमन है, ह्यूमन इंटेलेक्ट है, तो आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़े। चाइना और इंडिया आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। चाइना और इंडिया दोनों, चाहे दोनों आपस में लगते हैं, दुश्मन देश हैं, पर फिर भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो करते हैं। चाइना अगर 100 रुपए की चीज हमें दे रहा है तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है 20 रुपए का, लगभग 4-5 टाइम्स इंडिया से ज्यादा वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बैलेंस कितना हुआ? हमें उसको देना है, यानी इंडियन कंपनी जो है वो उसको ज्यादा दे रही है, क्योंकि वहां से ज्यादा मंगवाया ना। हर छोटी छोटी चीज वहां से आ रही है। चाइना की मार्केट, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को वो इफेक्ट करते हैं। अमेरिकन कंपनीज को जाके वहां टक्कर दे देते हैं। अमेरिका पेन बनाती है अच्छा सा 15 रुपए का, वो बना देते हैं 2-3 रुपए का। और लोगों को पता है यार लिखना ही है, छोड़ो। ठीक, वो जो कर रही है कंपनी, वो वहां पे उसको मार्केट करते हैं, तो वो उनकी अपनी मार्केट है। ठीक, तो इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उतना ये सारा अच्छे से कंट्री, जिसका ज्यादा इंपोर्ट होगा वो करेगा। इंपोर्ट, सॉरी मैं गलत हुआ, एक्सपोर्ट, जितना कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा उतना वो सक्सेसफुल प्रॉस्परस होगा। इन्फ्लेशन हमने पढ़ ही लिया। इन्फ्लेशन जो है महंगाई होती है। अच्छा, इसने कहा इंडिया से इंपोर्ट क्रूड ऑयल का इंक्रीज हुआ है, ये भी अच्छी बात है। आप बाहर से ज्यादा तेल मंगवा रहे हो, अच्छी बात है। यस, कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट हो रही है ना, तेल लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि घूमने में ही यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ ना कुछ कामों में यूज होता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को याद रखना, गुब्बारे में हवा भरने को भी इन्फ्लेट कहा जाता है। इन्फ्लेशन, फुला दिया, फैलना। तो इन्फ्लेशन डेफिनेशन जहाँ नहीं आई, एक्सपीरियंस्ड मॉडरेट, तो कह रहे हैं कि 23-24 में मॉडरेट इन्फ्लेशन हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई, भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। कोई ग्लोबली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का मतलब जो ग्लोबली सामान इंडिया में आना था उसकी सप्लाई कहीं पे रास्ते में रुकावट आ गई, जिससे सामान महंगा हो गया। ठीक, और वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, मॉडरेट हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उसको आप हाइपर नहीं कह सकते। ये फिगर्स होती हैं, इनको आप समझो। आप कल को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठ के आप रिपोर्टें बनाओगे तब आप भी ऐसी करोगे। ठीक है, कि झटका तो लगा पर जोर से नहीं था, हल्का। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सारा ले सकते हो, सड़कें आ गई, डैम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये हमारा जो नेट आ गया, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्किट, ये सारे का सारा आता है। जो मतलब किसी सोसाइटी या किसी इंटरप्राइज के लिए जरूरत है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग्स आ गई, ये सारा कुछ है। ठीक, पंजाब में, पंजाब में इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल।
बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहाँ है? पंजाब का जो, इसको जब हम पंजाब की इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, तो पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड। हिमाचल जो है, हिमाचल की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म बेस्ड है, टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिमाचल ने एक प्लांट, एक इंडस्ट्रियल एरिया निकाला बद्दी, बद्दी उन्होंने डेवलप किया यहाँ पे। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उन्होंने खींचा। ठीक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए फिर उन्होंने क्या किया, ऐसी आगे सारी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, उन्होंने उनको जमीन सस्ती लीज पे दी। उन्होंने, हिमाचल वालों के पास बिजली सस्ती होती है, वो बेचते हैं, हिमाचल जो गवर्नमेंट है वो बिजली बेचती है। क्यों बेचती है? उनके पास एक डैम है, दो डैम है, पौंग डैम है और मेन मतलब एक भाखड़ा डैम है, भाखड़ा नंगल जिसको कहते हैं, भाखड़ा डैम है। उसमें से जो बिजली होती है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक से जाती है, और हिमाचल में भी। तो उनके पास सरप्लस होती है, तो उन्होंने बिजली जो है उन इंडस्ट्री को सस्ती दी और फैसिलिटीज दी। तो वहाँ पे कंपनीज आई, कंपनी आने के बाद उन पे वहाँ पे लगा। तो अब जब वो गुड्स बनाएंगी, प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो उन पे वो टैक्स भी लगाते हैं, फिर तो रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट के लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जितने आपने जहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है उसमें कितने परसेंट, 80% आपने हिमाचल के लोग रखने हैं इस लेवल। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट भी इसी तरह से जनरेट हुई ना। तो वहाँ पे इस तरह से लगती है। पंजाब में वो सर्कट नहीं है, पंजाब में पहले थी, फिर टेररिज्म आया, टेररिज्म से वो पंजाब की इंडस्ट्री बाहर निकली। वो उस इंडस्ट्री को जो गुड़गांव साइड इधर जो डेवलपमेंट में लोग, वहाँ पे फिर वो शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर तरह का एनवायरनमेंट सोशली भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट सब्सटेंशियल फंड्स रखती है रोड्स, रेलवे बनाने के लिए। ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है जी? इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही होगा, एक प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल? स्कूल का नहीं, दूसरा प्रिंसिपल होता है। आप बैंक में गए, आपने बैंक में खाता खुलाया, एफडी करा दी आपने 10,000 रुपए की। वो कहते हैं अगर आप मेरे पास एफडी 1 साल के लिए रखोगे, मैं आपको 10 रुपये पर 100 पर 10% के हिसाब से दूंगा, आपको ब्याज दे दूंगा, इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ये कौन मेंटेन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। पहले एक रेपो रेट होता है, कि वो रेपो रेट होता है कि जो बैंकों को, मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC वगैरह जो भी हैं सारे ये बैंक, ये इनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। तो उनको वो 3-4%, 4-5% में दे देता है, दैट इज रेपो रेट। तो उनको 4-5% में मिलता है, 8-9% में वो आगे दे देते हैं। अगर उनको 6-7 में मिलेगा तो 10-12 में आके दे देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ऊपर से ही लोन सस्ता रेट है तो नीचे भी सस्ता होगा, ऊपर महंगा तो ये। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? आप किसी से पैसे मांगो, आप ये कहोगे कि मेरे को जरूरत है, नहीं, आप कहोगे आपको इन्वेस्टमेंट करो थोड़ी सी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देंगे, आप मेरे दुकान में कुछ इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, इस पे कितना प्रॉफिट दूंगा दिया। ठीक है, तो आप फॉरेन से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी से भी कर लेते हैं। आपको घर आपके पास मान लीजिए आ गया 50 लाख रुपीज आ गए हैं, घर बनाना चाहोगे, कार खरीदना चाहोगे, या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? घर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट यानी आप सारे मॉडर्न हो गए, मॉडर्न इरा के लोग हो गए हो, इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक मकान बना लो, उसमें किराएदार रख लो, वो भी इन्वेस्टमेंट
मनी से मनी जनरेट करना, ये आज की ड्यूरेशन है। और पुराने टाइम में लोग जो थे ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स के नाम से घबराते थे, कुछ लोग ही जो थे वो करते थे। वो क्या करते थे, दबाते थे। पैसा आ गया है, उसका गहना खरीद लो। अब गहना खरीद के घर में रखा हुआ, और कईयों ने दबा रखे हैं, घर में खड्डा खोदा, उसके अंदर रखा हुआ है गहना, दबा दबा के रखे हुए हैं। मर मुक गए, अब वो ना आगे वालों को पता चला भी गहने भी थे या नहीं, वो खत्म हो गए, नीचे के नीचे रहे। बहुत से लोग, पुराने लोग इस तरह से किया करते थे। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट, आज का दौर जो चला है वो इन्वेस्टमेंट है। बट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, फिर से कहते हैं आप पहले स्टडी करो, मार्केट को स्टडी करो। जॉइंट वेंचर, आज लास्ट यहाँ तक करते हैं, जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर होता है कि बिजनेस एक चलाना है, एक पार्टी नहीं चला रही, वो कर रही है मिक्स होके, दो चार पार्टियां मिलके अब इकट्ठा बिजनेस कर रही हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल कर रही हैं, और एक काम हो रहा है। तो इस तरह से, तो ओके जी, अब ये इकोनॉमिक्स चल रही है, होप सो आपको समझ आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।